नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भागलपुर में एक साथ 169 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार, बड़ी वजह आई सामने। भागलपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आरपीएफ ने 169 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान चैन पुलिंग कर ट्रेनों का परिचालन बाधित करने सहित अन्य मामलों में रेलवे सुरक्षा बल ने कुल 169 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड, आया बड़ा अपडेट। बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए रेलवे ने 28% जमीन खाली कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है। शेष 72% जमीन पर रेलवे का पुराना निर्णय है जिसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्धारित समय पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बिहटा से दानापुर स्टेशन के बीच भारी वाहनों को परिचालन का मार्ग बदलने के लिए 3 प्रस्ताव दिए गए हैं। छठ पर्व के बाद भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से परिचालन किया जा सकेगा। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास 3 तल का रोटरी निर्माण के लिए MC घोष इंस्टीट्यूट भवन तोड़ा जाएगा। वही स्टेशन के पास रेलवे के पुराना आवास कॉलोनी को भी कुछ भवनों को तोड़कर NHAI को सौंपा जाना है। इसके साथ ही खगोल नगर परिषद कार्यालय भवन के अलावा निजी मकान तोड़े जा चुके हैं। पूर्णिया डीएम ने घरों में लगे पुराने मीटर पर क्या स्मार्ट मीटर को लेकर दे दिया बड़ा सुझाव। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में यह नई तकनीक से लैस मीटर है जिससे उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलते हैं। इससे गलत बिजली बिल से छुटकारा मिल जाता है तथा बिजली की बचत करने में सहायता करता है। इसलिए सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य किया है। अब पुराने मीटर वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन जारी नहीं रखा जाएगा। उक्त बात जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही। डीएम ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में कई भ्रांतियां फैला दी गई है। कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर से बिल भुगतान पर कोई फायदा नहीं मिलता है, जबकि सच्चाई यह है कि बैलेंस खत्म होने से पहले मीटर रिचार्ज कराने पर 2% और ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 1% की विशेष छूट दी जाती है। अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना, कैबिनेट में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 से जुड़ा हुआ था, जिसे अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए और भी सख्त बना दिया गया है। इस नए नियम के तहत अवैध खनन पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिसके साथ राज्य सरकार खनिज संपदा की रक्षा और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। खनन पट्टा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-नीलामी के बाद 15 दिनों के भीतर खनन पट्टे का संचालन शुरू करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी बढ़ाने के लिए सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। केके पाठक के बाद सिद्धार्थ का भी खूब चला डंडा, 5 जिलों के डीओ पर एक साथ बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के एसएच सिद्धार्थ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के 5 जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। समय पर वेतन और मानदेय भुगतान नहीं किए जाने के आरोप पर बांका, जमुई, पटना, सहरसा और सिवान के डीओ पर यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजीव कुमार के हस्ताक्षर से निदेशक सामान्य प्रशासन के अपर सचिव के लिए जारी पत्र में इन सभी जिलों के जिला पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दिवाली पर भर सकती है सरकारी कर्मियों की झोली। दिवाली पर बिहार सरकार के कर्मियों की झोली भर सकती है। दिवाली अथवा छठ महापर्व को लेकर नवादा में काम कर रहे सरकारी कर्मियों के समय पूर्व वेतन भुगतान किया जा सकता है। पूर्व के वर्षों में भी खास पर्व त्योहारों पर समय पूर्व वेतन भुगतान किया जाता रहा है। ऐसे में इस वर्ष भी उम्मीद है कि दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान किया जा सकता है। नवादा में भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव के साथ बदसलूकी और मारपीट। बिहार के नवादा में वारलिसगंज प्रखंड के नारो मुरार गांव में सोमवार की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और उनके सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। मामले को लेकर गोरखपुर के गोरनाथ रसलपुर गांव निवासी गायिका अनुपमा यादव ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्राथमिकी में कोटी पंचायत के मुखिया अभिनव आनंद तथा पूजा समिति के सदस्यों समेत अन्य ग्रामीणों को आरोपित किया है। टिकट चेक करने वाले अधिकारी का ही काटा फाइन, राजधानी में बेटिकट सफर करना पड़ा महंगा। अगरतला भागलपुर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में टिकट चेक करने वाले एक अधिकारी को ही जुर्माना भरना पड़ गया। यह फाइन किसी और बात की नहीं बल्कि बिना टिकट राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने के कारण काटा गया है। रेलवे कर्मियों और अधिकारियों के बीच अभी यह फाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो खुलकर नहीं कर रहा है, लेकिन दबे जुबान से यह बात लोग कर रहे हैं कि टिकट चेक करने वाले एक अधिकारी का ही फाइन टीटी ने काट दिया है। चर्चा की टीटी के सख्त होने पर उन्हें 6,533 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है। चर्चा यह भी चली कि वो टिकट चेकिंग अधिकारी भागलपुर में कार्यरत है। हालांकि भागलपुर स्टेशन के कई अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जहरीली शराब का तांडव मारने वाले 8 लोगों का नाम आया सामने। बिहार में जहरीली शराब कांड फिर भीषण रूप में सामने आया है। सारण में 1 की मौत और 2 के गंभीर होने की पुष्टि हुई है, जबकि सिवान में मरने वाले 7 लोगों का नाम सामने आ चुका है। प्रशासन की ओर से पुष्टि के बाद मौत का आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा। मरने वाले में कोड़िया वेस्ट टोला के अरविंद रविंद्र सिंह, माघर पोखरा के संतोष महतो और मुन्ना ब्रिज मोहन सिंह और दिनेश राम शामिल है। वहीं सिवान के भगवानपुर हाट थाने के माघर निवासी गंगा शाह के पुत्र मोहन शाह की पीएमसीएच पटना की जाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई है। इधर ग्रामीणों ने पुलिस के डर से कुछ शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है।
पटना में डेंगू से एक और मौत, चिकनगुनिया के मिले नए मरीज। राजधानी पटना के NMCH के मेडिसिन वार्ड में भर्ती नालंदा के नागर सोना निवासी डेंगू पीड़ित 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे के अंदर पटना जिले में डेंगू के 58 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू की चपेट में आने वाले कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2373 हो गई है। NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू पीड़ित मरीज की चौथी मौत है। वहीं पटना में यह डेंगू की 7वीं मौत है। राज्य भर में डेंगू के 130 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ राज्य में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 4830 हो गई है। बिहार में बन रहा निवेश का माल 2347 करोड़ के 62 यूनिटों को मिला प्रथम क्लियरेंस। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने मंगलवार को हुई बैठक में 62 यूनिट को प्राथमिक क्लियरेंस दिया है। इन यूनिटों में 2347 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 45 यूनिटों को वित्तीय क्लियरेंस दिए गए हैं। इन यूनिटों में कंपनियां राज्य में 868 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। राज्य में निवेश कोई कंपनियों को बोर्ड के समक्ष अपना प्रस्ताव सौंपना होता है। बोर्ड की ओर से बैठक में प्रस्ताव की समीक्षा की जाती है। ये प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद उसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ होती है। बिहार में उपचुनाव जिन 4 सीटों पर हो रहा है, जानिए वहां 2020 का क्या है लेखा जोखा। बिहार की 4 विधानसभा सीटें बीते लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है, जिन पर अब उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इन चारों सीटों पर आप प्रत्याशी अपना दाम लगाएंगे। चारों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को परिणाम सामने आना है। इन 4 सीटों में 3 सीट पर महागठबंधन जबकि 1 सीट पर एनडीए के कब्जा विधानसभा चुनाव 2020 में रहा था। चारों सीट पर जीते विधायक इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। वहीं चारों ने चुनाव जीत हासिल की और सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई है और अब उपचुनाव इन सीटों पर होने जा रहा है। इस बार जनसुराज अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुका है। इस मुकाबले को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें कैमूर के रामगढ़, भोजपुर की तरारी और गया जिले की 2 विधानसभा सीटें इमामगंज और बेलागंज शामिल है। बिहार में नर्म हुआ मौसम का मिजाज, पटना में गुलाबी ठंड का होने लगा एहसास। मानसून विदा होने के बाद बिहार में मौसम का मिजाज नर्म हुआ है। मौसम साफ होते ही पटना में आधी रात के बाद गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आई है और अगले 2-3 दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं मौसम वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि बिहार से मानसून विदा हो चुका है और अगले 24 घंटे में भारत से भी विदा हो जाएगा। बिहार में मानसून के जाने के बाद मौसम शुष्क हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। वहीं अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज जैसा ही रहने वाला है। संभावना है कि अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना रहेगा। जनसुराज ने उतारे अपने उम्मीदवार PK के मौजूदगी में हुआ नाम का ऐलान। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए बताया कि जनरल SK सिंह तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। इस उपचुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी है, जबकि अन्य दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सुपौल को 2 सौगात देने आएंगे नीतीश कुमार, जानिए आरओबी और मॉडल थाना का कहां करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को सीमांचल दौरे पर आए। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने करीब 9000 विस्थापित भूमिहीन परिवारों को सौगात दिया है। इन परिवारों को जमीन के बंदोबस्त पहुंचा दिया गया। वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया है। अब सुपौल में भी सीएम नीतीश कुमार का दौरा संभावित है, जिसे लेकर प्रशासन पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटा है। यहाँ एक आरओबी एवं मॉडल थाना भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही विकास कार्य का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को सुपौल आएंगे। इस दौरान सरायगढ़ में आरओबी एवं भटियाई मॉडल थाना भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात किशनपुर प्रखंड स्थित मलार पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम सर्वप्रथम भटियाई थाना में 5,34,77,000 की लागत से नवनिर्मित मॉडल थाना का उद्घाटन करेंगे। वहीं नवनिर्मित मॉडल थाना को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बनाया गया है। पटना में जुआ अड्डे पर छापेमारी, 45 जुआरी गिरफ्तार। पटना में जुआ खेलने जा रहे 45 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके पर से 1 दर्जन से अधिक बाइक, 4 कार और पिस्तौल की बरामदगी भी हुई है। बीती रात को दानापुर में यह दावी डाली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने घर में छापेमारी कर 45 जुआरियों को 7,10,000 नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। जुआ का अवैध धंधा चलाने वाले में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। टाइगर, तेंदुआ, हिरन और सांबर बिटियार में 21 अक्टूबर से जंगल सफारी का लेंगे आनंद। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। बिटियार प्रशासन की ओर से पर्यटकों के स्वागत के लिए पर्यटन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं 21 अक्टूबर से देश विदेशी पर्यटकों के लिए बिटियार के सभी पर्यटन केंद्र समेत जंगल सफारी शुरू होगी, ताकि पर्यटक जंगल सफारी के दौरान बिटियार के सदाबहार व खूबसूरत हरियाली जंगल के साथ साथ खुले जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हिरन, सांबर आदि वन्य जीवों को विचरण करते देख आनंदित और आकर्षित हो सके। वहीं पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले वन क्षेत्र अधिकारी वन कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं।
100 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर सरेंडर करने निकले मुन्ना शुक्ला। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा के लिए पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बुधवार सुबह 11:30 बजे नया टोला आवास से निकले। सुबह से आवास और मोहल्ला में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मुन्ना शुक्ला के साथ 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला निकला है। उनके काफिले को लेकर रामदयालु में वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं समर्थकों का काफिला पटना तक साथ जाएगा। संभावना है कि मुन्ना शुक्ला को पेशी के बाद बेऊर जेल भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का शेड्यूल क्यों बदला, सामने आई वजह। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत नाकाम है। पहले से तय कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव की यात्रा 26 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा चुका है। तेजस्वी यादव की यात्रा 17 अक्टूबर तक ही होगी। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बदलाव की वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल बिहार की 4 अहम सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बदलाव किया गया है। 17 अक्टूबर के बाद तेजस्वी यादव उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। बिहार की 4 सीटों पर रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ये मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गुजरात सरकार ने लॉन्च की नई कपड़ा नीति, 30,000 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद। गुजरात सरकार ने मंगलवार को नई गुजरात टेक्सटाइल नीति 2024 की घोषणा की, जिसमें राज्य में कपड़ा उद्योग की इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमों के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की गई है। वहीं गांधीनगर में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस नीति को पेश किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य कपड़ा क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि 2019 में घोषित पिछली कपड़ा नीति की अवधि इस वर्ष समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि यह नीति कपड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश लाने में मदद करेगी और हमारा उद्देश्य गुजरात को तकनीकी कपड़ा उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि महिला समूह सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।